निरंजन पोद्दार जी, आपका क्या टेक है इस पूरे पॉइंट पर, जो सरकारों की तरफ से अलग अलग आरक्षण दिया जा रहा है और दूसरा अग्निवीर योजना को लेकर? देखिए अब्दुल जी, मेरा ये मानना है कि अगर हम बात करें देश की सेना की, देश के सुरक्षा बलों की, देश के सैनिकों की, तो निश्चित रूप से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। उस समय आपको बहुत ज्यादा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। मैं इसके अंदर सत्ता पक्ष की भी बात करूंगा और मैं विपक्ष की भी बात करूंगा, क्योंकि ये देश तब है जब वो जो कोई सैनिक अगर बंदूक लेकर के वहां बॉर्डर के ऊपर, फ्रंट के ऊपर किसी के साथ लोहा लेने के लिए या अपनी प्राण की बाजी लगा के बैठा हुआ है, तो आप और हम रात को आराम से सो पा रहे हैं। तब हम राजनीति भी कर पा रहे हैं, हम चर्चा भी कर पा रहे हैं, लोकतंत्र भी सुरक्षित, सारी चीजें तभी संभव है जब सैनिक अपनी प्राण की बाजी लगा करके वहां पे सुरक्षा में तैनात है। अगर उसको राजनीति का मोहरा बना दिया जाएगा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इससे सेना का जो मनोबल डाउन होगा, उससे बड़ा महापाप देशद्रोह इससे बड़ा हो नहीं सकता। अब रही बात अग्निपथ योजना की, तो देखिए अब्दुल जी, मेरा ये मानना है कि कोई भी योजना है उसके अंदर कमियां हो सकती है, उसके अंदर सुधार की पूरी गुंजाइश रहती है। और विपक्ष का यहाँ पे दर्द ये बनता है कि इसके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों के ऊपर चर्चा करें, उन कमियों के ऊपर सरकार को विवश करेगी, उन कमियों को ठीक करे। अब रही बात क्या है कि अग्निवीर योजना, जो लोग केवल सेना को रोजगार का माध्यम समझते हैं, उनको शायद अग्निवीर योजना ना आज समझ में आएगी ना भविष्य में कभी समझ में आएगी। ठीक है। और जो सेना को राष्ट्र सेवा मानते हैं, जो सेना को देश की सुरक्षा मानते हैं, जो सेना के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की जो भावना रखते हैं, उनको शायद हो सकता है कि अग्निवीर योजना उनको समझ में आ जाए। रही बात यहाँ पे योजना की, तो यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हैं। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जैसे 3 सशस्त्र बल है, पहला थल सेना, नौसेना और वायुसेना। और उसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो वायुसेना से जो फाइटर पायलट होते हैं, उनको किस तरीके से तमाम, जो मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व की एयरलाइंस एजेंसियां उनको एडवांस के अंदर उनको बुकिंग करने के लिए तत्पर रहती है, क्योंकि उनको पता है कि इनसे बेहतर फ्लाइट पायलट कोई हो नहीं सकता। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए, एक बात मैं बताता हूँ, जिस तरीके से मेरा अध्ययन है, उस हिसाब से 60 से 65 हजार सैनिक मिलिट्री के अंदर भर्ती किए जाते थे। और उसकी बजाय अब सरकार कह रही है कि हम 1.25 लाख सैनिक भर्ती करेंगे अग्निवीर योजना के तहत, जिसके अंदर से 25% जो तमाम जो सेनाएं हैं, चाहे नौसेना हो, थल सेना हो या वायुसेना हो, वो 25% को अपने यहाँ रख देगी, 75% को वो विदा कर देगी। और विदा करते टाइम भी उनको एक समझ लीजिए हैंडसम अमाउंट, यानी कि 16-17 लाख रुपए उनके हाथ में होंगे, उनकी सैलरी होगी। तो कहने का तात्पर्य अब्दुल जी, उसके बाद में सरकार कहती है कि जो अर्धसैनिक बल है, चाहे CIF है, CRPF है, या जो तमाम हमारे देश के अर्धसैनिक बल है, उनके अंदर उनके लिए 10% का, मेरे ख्याल 10% का कोटा उनके अंदर रखा गया। उसके बाद में राजस्थान पुलिस फोर्स है, राजस्थान की जो सैन्य बल है, उसके अंदर कोटे की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कोटे की बात कर रहे हैं, हरियाणा में कोटे की बात कर रहे हैं। अगर विपक्ष को यह समस्या है कि वो अग्निवीर 4 साल के बाद में सेना से लौटा दिया जाएगा, तो फिर जो 12-13 राज्य जो विपक्ष शासित है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के शासित है, चाहे वो पंजाब आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट हो, चाहे वो बंगाल ममता बनर्जी गवर्नमेंट हो, चाहे वो तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट हो, वहां पे आप भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 10% रिजर्वेशन करेंगे, आप वहां पे 25% करिए ना, किसने रोका है आपको, अगर आपको उन अग्निवीरों की चिंता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, जो अब आने वाला जो समय है, और जिस तरीके से आज वैश्विक स्थिति है अब्दुल जी, आप देखेंगे चाहे रूस यूक्रेन देश की देख लीजिए, चाहे आप वहाँ इजराइल हमास की देख लीजिए, जिस तरीके से अब जो लड़ाइयों की प्रवृत्ति और प्रकृति बदल दूं, तो आप ये सोचें कि एक परंपरागत व्यवस्था उसके लिए पर्याप्त है। उसके लिए परंपरागत व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। उसके लिए जो आपके पास सैन्य बल है, उसके बाद में आपको मेरे हिसाब से आपके पास एक वेल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। भगवान ना करे कल को हमारी लड़ाई अगर मान लीजिए लंबी खिंच जाती है किसी बड़े ठीक है निरंजन जी, पॉइंट आया आपका। आप रंजन जी
देखिए अब्दुल जी, अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। देखो, जो आदमी सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कोई भी नहीं जगा सकता। इस चीज को आप समझते होंगे। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। अभी तक जो हमारे यहाँ स्थापित व्यवस्था थी, उसी स्थापित व्यवस्था में क्या होता था, उसमें ये होता था कि 21 साल की उम्र में व्यक्ति जो है, रंगरूप जो है, वो सेना में जाता था और 15 या 16 साल की नौकरी करने के बाद में वो अपना रिटायरमेंट लेता था। यानी कि 35 साल होने के बाद में 36 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट होकर, तो आप क्या समझते हैं, वो घर आकर के लेट जाता था? वो यहाँ आकर के कोई काम नहीं करता था, वो किसी दूसरी व्यवस्था में लगता नहीं था। आज भी अब्दुल जी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर प्राइवेट सिक्योरिटी, आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो लोग अपने प्राइवेट सिक्योरिटी मैन रखते हैं, उसके अंदर अगर कोई सेना से रिटायर हुआ बंदा है या सेना से आया हुआ बंदा है, तो इसकी सैलरी लगभग 1.25 से 1.5 गुना ज्यादा लोग देते हैं। ठीक है, कहते हैं ये सेना से ट्रेन बंदा है, तो ठीक है निरंजन जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए निरंजन जी, आइए निरंजन जी। क्या मैं एक तो निवेदन ये करूंगा, बीच में बाधित मत करना। पहली बात तो ये है कि जो लोग सेना के कैंप में आज तक केवल दर्शक बन करके भी नहीं गए, वो सेना के बारे में ज्ञान खेलते हैं। यहाँ पे रक्षा विशेषज्ञ भार्गव जी बैठे हैं, मेरे से और आपसे सबसे ज्यादा वो जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज को दिया है, उन्होंने उस जीवन को दिया है। और सेना के अंदर कहा जाता है कि जो आदमी सेना के ट्रेनिंग कैंप को 1 महीने झेल देता है, वो आदमी सामान्य आदमी नहीं होता, वो एक परिपूर्ण आदमी होता है, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे बौद्धिक रूप से और चाहे साहसिक रूप से, किसी भी रूप में। पहली बात। दूसरी बात देखिए अब्दुल जी, मेरा यह मानना है कि अगर मान लीजिए आज से 20 साल बाद में का, अगर मैं अग्निवीर योजना के तहत 20 साल बाद में का चित्रण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, तो आप ये समझ लीजिए 20 साल बाद में जो फिल्टर होंगे, फिल्टर होकर के 25% रखे जाएंगे, यानी कि परिपक्व सेना 4 लाख 4.5 लाख लोगों की परिपक्व भारत के पास सेना रहेगी। उसके अलावा 20 साल के बाद में लगभग 18 से 20 लाख लोग ऐसे रहेंगे जो अन्य जगह काम कर रहे होंगे, लेकिन उनका दिल जो है वो सैनिक होगा। और एक सेना, हमारी सेना की एक विशेषता और मैं बता देता हूँ अब्दुल जी आपको, कि जो व्यक्ति सेना में 4 साल भी रह जाता है, 5 साल भी, जो लोग, मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने सेना में 5 साल की नौकरी करके सेना से अपना अपने आप को किनारा कर लिया, लेकिन उनका जीवन आज भी आप देखेंगे 60 वर्ष की आयु के बाद में भी आजीवन अनुशासित व्यक्ति होता है। जो सेना में 5 साल, जो अनुशासन उसकी खून में उतार दिया जाता है, उसकी रक्त धमनियों में सेना जो अनुशासन आजीवन। तो निरंजन जी, निरंजन जी, मेरा एक पॉइंट है, आपसे सवाल है निरंजन जी। परिपक्व सेना होगी और 20 लाख 22 लाख 18 लाख आपकी बेंच स्ट्रेंथ होगी, अगर कल को भगवान ना करे किसी बड़े दुश्मन के साथ। निरंजन जी, अगर इतना बेहतर आपको नजर आ रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि हमने खुद अग्निवीरों से भी कई बात करी है, तो वो खुद इस योजना के मुखालफत करते हैं, वो इस योजना के पक्ष में नहीं नजर आते। वो कहते हैं कि क्या योजना है, 4 साल बाद हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हालांकि अब आरक्षण की बात की गई अलग अलग जगह। देखिए अब्दुल जी, मैं आपको एक सीधी सी बात बता रहा हूँ। जिस दिन से ये योजना आई, कहीं ना कहीं मैं सारी मीडिया को सर्फिंग करता हूँ, कहीं ना कहीं चाइना, पाकिस्तान, जो भारत के दुश्मन देश था, उनके पेट में एक दर्द सा उठ रहा था। और उसके बाद में हमारे यहाँ का जो राजनीतिक तंत्र है, उसने इसके अंदर संदेह का वातावरण बना दिया। अब जो अग्निवीर हो गया है या अग्निवीर होने वाला है, उसके मन में आज भी संदेह है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये महापाप है कि देश की सेना और देश की सुरक्षा के साथ अगर उसमें संदेह पैदा कर दिया जाता है, अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी प्रकार का भ्रम पैदा कर दिया जाता है, तो वो आप समझ लीजिए पाप कर रहे हैं। और अब अगर विपक्ष को लगता है इस योजना में कमियां है, तो बैठ करके सरकार से इसको ठीक करवाइए। आप ऐसा मत कहिए कि नहीं, देश तो उसी पटरी पे चलेगा जिस पटरी के ऊपर 1960 से चल रहा है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आने वाला समय बिल्कुल हर साल जंगें चलती हैं, उसके अंदर सैनिकों की भी जरूरत आती है और सैनिकों के सुदृढ़ीकरण की भी जरूरत होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इजराइल आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब इजराइल और हमास के अंदर युद्ध छिड़ा, तो आपने देखा होगा कई लोग इंग्लैंड के अंदर, कई लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर नौकरी कर रहे थे, वहां से नौकरियां छोड़ के जो उन्होंने आकर के सेना की वर्दियां पहन ली और वो हथियार ले लेकर के और मोर्चे पे निकल गए। वो इसलिए निकल गए क्योंकि उन्होंने 2 साल 3 साल वहां इजराइल के अंदर नियम ये है कि 2 साल की सेना का उसके पास ट्रेनिंग होना अनिवार्य है एक आदमी को। तो
इसलिए क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग काटी हुई थी, वरना मुझे एक बात बताइए, आज अब्दुल जी गया है, निरंजन गया है, आलोक जी है, वो कौन सा जाकर के वहां पर फ्रंट पे खड़े हो जाएंगे? तो इस चीज को लोग समझ नहीं रहे हैं या पता नहीं जानबूझ करके समझते हुए समझ नहीं रहे या हाँ समझना नहीं चाहते। ठीक है, निरंजन पोटद्वार जी आइए जरा। इनको शांत करवाइए पहले। हाँ, पूजा जी कह रहे हैं पूरी की पूरी योजना ही गलत है, इसमें कोई खामी थोड़ी ना है, वो तो गलत है, इसको खत्म होनी चाहिए। देखिए अब्दुल जी, मेरा ये मानना है कि जो अग्निवीर योजना है, इसके अंदर एक पक्ष है जिसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है, और वो पक्ष है कि जो व्यक्ति सेना के अंदर अग्निवीर के रूप में भर्ती होने के बाद में जब वहां से निर्वाचित होगा तो उसके भविष्य का क्या होगा, ये एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न के ऊपर चर्चा हो सकती है, इस प्रश्न के ऊपर विपक्ष सुझाव भी दे सकता है। बल्कि मैं तो एक बात और कह रहा हूँ कि आप सेना के ऊपर संदेह उत्पन्न करने के बजाय 13-14 राज्यों के अंदर इंडिया अलायंस की सरकारें हैं, राज्यों के अंदर आप प्रतिस्पर्धा करिए ना। कि आप 10 उत्तर प्रदेश में 10% देंगे, हम तमिलनाडु के अंदर 25% देंगे, उत्तर प्रदेश वाले 12 लाख दे रहे हैं, हम 25 लाख देंगे। आप ये प्रतिस्पर्धा करिए, उनका भी भला होगा, देश का भी भला होगा, देश की सेना का भी सुदृढ़ीकरण होगा। लेकिन आप विदेशों के हाथों में खेल करके चाइना, पाकिस्तान जैसे देश जो चाह रहे हैं कि ये योजना भारत के अंदर रोल बैक हो जाए, आप उसका एक टूर क्यों बन रहे हैं गाय बगाए? मेरा तो केवल इतना सा निवेदन है कि जब बात राष्ट्र की सुरक्षा की हो, जब बात देश की सेवा की हो, तो वहां पे चलिए ठीक है सर, बिल्कुल समय नहीं है, माफी के साथ। भार्गव सर बहुत बहुत शुक्रिया, और निरंजन पोटद्वार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप चारों का। इस प्रोग्राम में आप लोगों ने शिरकत किया। आप